नमस्कार। मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम ब्रह्मर्षि कुल के स्थान के बारे में जानकारी साझा करने वाला हूँ। और जो बात करने वाले हैं बिहार के जाने माने साहित्यकार और पत्रकार। कई किताब इनका प्रकाशित हो चुका है। तो हम इनसे समझने की ब्रह्मर्षि कुल विस्तार करके इनका किताब भी है। तो इन सारी बातों को आज समझने के लिए हम इनसे ही, चूँकि एक इतिहास की बात है, लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और मिलता नहीं, ये सब गूगल पे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। तो एक तरह से धरोहर है, तो हम इनसे ही जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इनका नाम है राम रतन प्रसाद सिंह रत्नाकर। रहने वाले हैं बिहार के नवादा ज़िले के वारसलीगंज के मकनपुर गांव के। तो आपका बहुत बहुत स्वागत सर। हाँ, स्वागत है। दरअसल मूल खोजना कठिन काम है, खास करके नदी का, वीरों का और ऐसे महापुरुषों का जो गुमनाम हो गए हैं, उनका मूल खोजना बहुत कठिन है। आपने आज सवाल किया है ब्रह्मर्षि कुल का स्थान, इतिहास में ब्रह्मर्षि कुल का क्या स्थान है। तो ये हिस्सा जो होता है, यह सांस्कृतिक इतिहास का एक भाग है और सांस्कृतिक इतिहास के बिना भारतीय इतिहास को समझा नहीं जा सकता है। तो हम ये बात बताना चाहते हैं कि ब्रह्मर्षि कुल जो है, इसका इतिहास बहुत ही पुराना है और ख़ास करके हम सबों को जाना पड़ेगा वैदिक काल में। वैदिक काल के बारे में आप लोग जानते होंगे। 4 वेद है, इसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद, ये इसमें के 4 वेद है। तो 4 वेद में ऋग्वेद सबसे पुराना है और सबसे पुराना जो ऋग्वेद है, उसी से स्पष्ट होता है कि भारत में पहले आर्य और अनार्य, ये दो ही जाति थी, आर्य और अनार्य। आर्य और अनार्य को समझने के लिए थोड़ा सा लोक गाथाओं में वर्णन है इंद्र का। इंद्र को कहा जाता है देवराज इंद्र। तो इंद्र में और वरुण में ये संघर्ष हुआ कि किस क्षेत्र का राजा कौन है। तो ऋषि मुनि लोग जमा हुए और उन्होंने तय किया कि सिंधु नदी के पश्चिम का जो हिस्सा है, आर्यायन उसका नाम है और उसके राजा वरुण हैं, और जो हिस्सा उत्तर और पूर्व का है, यह हिस्सा आर्यावर्त है और इस आर्यावर्त के राजा इंद्र हैं। और इंद्र का बड़ा पराक्रम यह है कि उन्होंने वृत्तासुर नामक राक्षस को नष्ट किया था और कई राक्षसों के बड़े बड़े भवन नगर को भी ध्वस्त किया था। इसलिए पहले इतिहास के पन्ना में इंद्र से ही हमको शुरू करना है, क्योंकि इंद्र, फिर आगे हम जो बढ़ेंगे तो इंद्र के बारे में कुछ और जानकारी हम लेंगे और इतिहास के जो तर्क संगत विवेचन होगा उसमें इसका उपयोग हम लोग करेंगे। खास करके आज आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। 10 अवतार में 4 मानव योनि का अवतार है और बाकी 2 अर्ध मानव योनि का अवतार है और बाकी मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, ये सब अवतार है। तो मानव योनि के अवतार में परशुराम, सबसे पहला नाम परशुराम का है, जो मानव योनि का विष्णु के प्रथम अवतार हैं परशुराम। और ये परशुराम का जो काल है, उस परशुराम के काल में आर्यों का जो विस्तार होने की संभावना थी, वो बढ़ने लगी थी। और उस काल खंड में परशुराम तो थे ही, साथ में विश्वामित्र भी थे, वशिष्ठ भी थे, कन्नब ऋषि भी थे और ऋषिगण भी थे। और इन ऋषिगणों का जो निवास स्थान था
वह था सरस्वती नदी के तट पर। आप सभी जानते हैं सरस्वती नदी विलुप्त है, लेकिन सरस्वती नदी के कारण ही सरस्वती को विद्या की दात्री कहा गया है। वह ऐसा इसलिए कहा गया है कि सरस्वती नदी के तट पर आर्यों का निवास था और उसमें अलग अलग बात थी। वशिष्ठ जो थे वो आर्य जीवन के आदर्शों पर लोगों को समझा रहे थे। विश्वामित्र जो है नई सृष्टि विधान पर सोच रहे थे और जमदग्नि ऋषि जो हैं वो कृषि खासकर अन्न प्रजाति की खोज में लगे हुए थे। इसलिए जमदग्नि जी का नाम इसलिए प्रसिद्ध है कि वे भृगु वंश के थे और भृगु वंश उन दिनों सबसे बलशाली वंश था और भृगु वंश के जमदग्नि ऋषि थे। जमदग्नि ऋषि ने प्रसन्नजीत जो राजा थे उनकी पुत्री रेणुका के साथ शादी किया था और शादी करने के बाद उनके 5 पुत्र हुए थे। सबसे बड़े पुत्र वसु, फिर विश्वावसु और सबसे छोटे भगवान परशुराम थे। ये परशुराम का जन्म के बारे में हमने बताया और परशुराम जी का जन्म जो हुआ था अक्षय तृतीया के समय हुआ था। तो उस समय जो ऋषि मुनि थे उसके बारे में हम बता रहे हैं। खास करके जो जमदग्नि थे ये बहुत बड़े साधक थे और साधक थे, साधना करते थे, लेकिन किसी राजा के पुरोहित नहीं थे और नहीं तो वो कोई माने याचना करते किसी से थे। तो इसलिए वह जो है अलग ढंग की बात उनमें है, वो कृषि करते थे। और कृषि के बारे में एक ब्राह्मण थे अरिस्टोनोमी। हम अरिस्टोनोमी की चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि अरिस्टोनोमी ने कहा कि हम ब्राह्मण हैं, हम सुंदर देश में रहते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं और हमारे पास जो लोग आते हैं जिनको हमको पालन करना है उनको भोजन करा करके ही हम भोजन करते हैं, इसलिए हमको मृत्यु का डर नहीं है। तो ब्राह्मण क्या है यह एस्ट्रोनॉमी के सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि एस्ट्रोनॉमी ने जो कहा है वह है। लेकिन परशुराम जी जो थे वो परशुराम जी में जो आगे बढ़े तो परशुराम जी का जो कृषि फॉर्म था वो आपको बताए सरस्वती नदी के किनारे, और उन दिनों 14 अनाज के बारे में लोग जान गए थे और 14 अनाज गांव में पैदा होने वाला और 14 अनाज वन में पैदा होने वाला, इसके बारे में भी लोगों की जानकारी हो गई थी। और इनके पिता थे, उनके पिता जमदग्नि ऋषि का जो कृषि फॉर्म था वो आश्चर्यजनक था। सरस्वती नदी किनारे बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ था और उसमें एक कामधेनु गाय भी थी। और इसके बाद खेती का जो प्रारूप होता है फार्म में आजकल जो देखते हैं उस ढंग के कृषि फार्मिंग वहाँ हो रहा था प्राचीन काल से। हाँ, मैंने ऋग्वैदिक काल के हम बारे में बोल रहे हैं। तो उस समय यह खेती हो रही थी, लेकिन उस समय अनूप देश का राजा शास्त्रार्जुन था। शास्त्रार्जुन को ये मालूम हुआ कि जमदग्नि नामक एक ब्राह्मण है जो साधक है लेकिन पुरोहित नहीं है। वो साधना करता है लेकिन पुरोहितगिरी नहीं करता है, किसी राजा का जयकारी नहीं करता है और साधना में लिप्त रहता है। और उसके पास एक कामधेनु गाय है जो अमृत के समान दूध देती है, बहुत शक्तिवर्धक दूध उसके हैं। तो राजा को लालच हुआ और उसने आकर के देखा कि पता लगाया क्या है। एक दिन परशुराम जी 5 भाई बाहर गए हुए थे और बाहर गए हुए थे, इसी बीच में देखा कि कोई नहीं है, खाली रेणुका भोजन बना रही है और तपस्या में लीन हैं जमदग्नि जी। उनको अकेले देख करके अर्जुन का जो सैनिक था उसने उनको घेर लिया और घेर कर कामधेनु गाय को हरण कर लिया और जमदग्नि जी की हत्या उन लोगों ने कर दी, टुकड़े टुकड़े में काट डाला उनको। जब रेणुका का चित्कार हुआ तो वायु वेग के समान दौड़कर परशुराम जी आए और अपने पिता को
मृत्यु देख करके बहुत ही रोने लगे, बहुत देर तक विलाप किया। और विलाप करने के बाद में भृगु वंश के जो बहादुर लड़ाकू लोग थे उनको जमा किया, और जमा करने के बाद में शस्त्रार्जुन का जो राजनगर था महिषापुर में, उसको जाकर तहस नहस कर दिया। और जानते हैं, ऐतिहासिक फैक्ट है कि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। इतने क्रोधित हुए कि क्षत्रिय जाति का जो भी आदमी उस ढंग का मिला उसका नाश कर दिए, और उन्होंने क्षत्रिय को निक्षत्रिय करके रख दिया पूरे भारत में। इसलिए परशुराम जी का बहुत बड़ा यह है। और लेकिन हम परशुराम जी के बारे में इसलिए अधिक कह रहे हैं कि उनके पिता जमदग्नि जो थे आचक ब्राह्मण थे, तपोनिष्ठ थे, और उनकी निर्मम हत्या हो गई थी। आचक ब्राह्मण नहीं थे ना? नहीं, हाँ। ये हम तो कह रहे हैं, न पुरोहित थे न आचक ब्राह्मण थे। हाँ। ये साधना करते थे। अच्छा। और साधक थे और खेती करते थे, यही है। इसलिए ये आचक ब्राह्मण नहीं थे। फिर बाद में समय बदलता गया। समय बदलने के बाद में उत्तर वैदिक काल जब आया, खास करके अथर्ववेद जब रचना हो रही थी, उस काल में जाति व्यवस्था कुछ न कुछ सामने आने लग गई थी। अच्छा। अथर्ववेद काल में, तो अथर्ववेद काल में था तो वशिष्ठ जो थे, पुरोहित जो ब्राह्मण वर्ग है उसके सबसे बड़े नेता थे, सबसे बड़े अगुवा थे। वशिष्ठ जी के माने क्षमाशील थे, दयालु थे, और पुरोहिती करते थे, राज दरबार में रहते थे। तो उनके पुत्र शक्ति मुनि को अकारण हत्या कर दिया गया था, लेकिन क्षमाशील होने के कारण उन्होंने एक शब्द प्रतिकार नहीं किया, एक शब्द प्रतिकार नहीं किया। लेकिन आपको बता चुके हैं हम कि वहीं परशुराम जी अपने पिता के निर्मम हत्या होने के बाद में पूरी क्षत्रिय जाति को ही निक्षत्रिय कर दिया। तो यह तेज जो है, तो परशुराम जी ने जो सिद्धांत दिया वह यही दिया कि शास्त्र और शस्त्र रखना ब्राह्मण धर्म है। शास्त्र और शस्त्र रखना ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण वही है जिसके एक हाथ में शास्त्र है, दूसरे हाथ में शस्त्र है, और जो समय आएगा तो शास्त्र का उपयोग भी करना है, और समय आएगा तो शस्त्र का उपयोग करना है। इसी समय से लेकर के ब्राह्मण दो वर्गों में बंटने लग गए। एक ब्राह्मण तो ये हुए जो माने आचक, ब्राह्मण का जो भाग बटा, आचक और अआचक। तो अआचक ब्राह्मण जो हुए वो परशुराम वंशीय हुए, जगदम्नि मुनि के संतान हुए, भृगु वंश से जुड़े हुए लोग थे। तो ये इनका यही है कि आचक ब्राह्मण थे। वशिष्ठ जी जो थे आचक ब्राह्मण थे। आचक, लेकिन वशिष्ठ जी की क्षमता कुछ कम नहीं थी, क्षमता उनमें भी बहुत थी, लेकिन वो राज कृपा पर रहना उनको पसंद था। हालांकि उन्होंने रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि आचना का जो काम है बहुत खराब है। इसलिए खराब है कि इसके वेद पुराण ने भी इसकी निंदा किया है। इसलिए प्रभु हम तो आचना कर रहे हैं, लेकिन ये काम खराब है। वशिष्ठ जी ने भी कहा, लेकिन परशुराम जी तो आपको अभी थे नहीं। और जिस ब्राह्मण वर्ग की चर्चा हम कर रहे हैं, ये ब्राह्मण वर्ग का मुख्य जीवन का पेशा कृषि हुआ। और कृषि इसलिए हुआ कि संसार में सबसे पहले भगवान परशुराम ही ऐसे हैं जिन्होंने कृषि का विभाजन किया। और कृषि का विभाजन किया, सबसे मध्य भाग जो हुआ वो कश्यप मुनि जी को दिया। जो हम लोग जो जिस हिस्से में बसते हैं, यह हिस्सा कश्यप मुनि जी को मिला था। कुछ जगह और मिला था। यदुवंशी को भी एक कोण दिया था, और उन्होंने कृषि क्रांति का सूत्रपात किया था। कृषि क्रांति का सूत्रपात किया था। तो परशुराम जी का नाम जो है, नर्मदा तट से लेकर के मगध तक के लोग जानते हैं। खास करके कई पुराणों में लिखा हुआ है, तरावीन को माने केरल का जो हिस्सा था वो समुद्र में डूब गया था। उसको परशुराम जी ने समुद्र से निकालकर खेती करने लायक बनाया था।
एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, हम नाम भूल रहे हैं। उस इतिहासकार ने लिखा है कि भगवान जो हम कहते हैं, भगवान का जो स्वरूप होना चाहिए और भगवान में जो क्षमता होनी चाहिए, वो क्षमता सिर्फ और सिर्फ परशुराम में है। और इसलिए भगवान अगर हम किसी को कहते हैं तो मात्र परशुराम ही भगवान है, बाकी कोई भगवान नहीं है। इसलिए भगवान है कि और भगवान जो हम जिनको गिनते हैं उनका अलग अलग क्षेत्र, छोटा मोटा क्षेत्र है। राम को का अवध का क्षेत्र है, कृष्ण का मथुरा का क्षेत्र है, और देवताओं का अलग अलग क्षेत्र है। लेकिन परशुराम जी का त्रावणकोर कोचीन से लेकर के मगध तक, आप सोच लीजिए, तक में हिस्से में उनका नाम और यश है। और ख़ास करके अगस्त मुनि के बाद परशुराम जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्य सभ्यता का काफ़ी विस्तार किया। और विस्तार का परिणाम है कि आज बुलंदी के साथ में रह रहे हैं। तो हमें कहने का मतलब यह है कि सबसे पहली जाति व्यवस्था जो बनी उसमें आर्य और अनार्य के रूप में ही विभक्त था। और जब आर्य हम लोग बन गए तो फिर इसमें आंदोलन होने लगा, कुछ बात होने लगी। तो बात होने के बाद में फिर आर्य से बदल कर महाभारत काल में आते आते हिंदू शब्द आया, हिंदू शब्द। और आर्य ऋषि लोग जो थे वो शिव को नहीं मानते थे। खास करके वशिष्ठ जी ने शिव को शिशन देव कह करके उपहास किया। उन्होंने उपहास किया, शिशन देव का उपहास किया उनका। लेकिन जब हिंदू वृत्त बना तो हिंदू वृत्त में सभी आर्यों के देवता, अनार्यों के देवता, सिंधु घाटी में रहने वाले के देवता और देवताओं को हिंदुओं ने स्वीकार कर लिया। और आर्य वृत्त से बड़ा हिंदू वृत्त हो गया। और हिंदू वृत्त के बारे में जो बात है वह यह है कि हिंदू कैसे नाम पड़ा, इस विषय पर बहुत मंथन हुआ है। खास करके मंथन में लोगों ने कहा कि सिंधु नदी किनारे बसने के कारण सिंधु का हिंदू हो गया। अच्छा। सिंधु नदी के किनारे बसने के कारण सिंधु से हिंदू हो गया। फिर एक हिमालय के तराई में एक मीठा झरना था, तो उसका नाम भी इंदु क्या था। तो वहाँ पर जो बसने वाले लोग थे वो अपने को हिंदू कहने लग गए। लेकिन चीनी यात्री फाहियान हुआनसांग ने लिखा है कि चीन में लोग मानते हैं हिंदू का मतलब होता है आसमान में चमकते हुए तारा। हिंदू का मतलब होता है आसमान में चमकने वाला तारा। इसलिए हिंदू को व्यापक अंश में हम उसको लेते हैं। और इसलिए हिंदुओं ने विश्व का कल्याण हो, मानव का कल्याण हो, सभी मनुष्य में प्रेम हो, इस ढंग का नारा प्रारंभ से हिंदुओं ने दिया। उसलिए हिंदू कट्टर कभी हो नहीं सकते, हिंदू कट्टर कभी हो नहीं सकते। लेकिन महाभारत काल तक आते आते जाति व्यवस्था सुदृढ़ होने लग गई। और सुदृढ़ होने लगी कि इसमें मनु स्मृति में भगवान मनु ने लिखा है कि मानवों के विस्तार के कारण सुविधा पैदा करने के लिए जाति व्यवस्था को विकसित हुई। तो मनु महाराज का कहना है, हालांकि मनु महाराज के नाम सुन करके कुछ लोग जो हैं बेहद नाराज हो जाते हैं और उन्होंने ब्राह्मण पक्षी कहते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन उसके हम कहना चाहते हैं, मनु महाराज ने मनु स्मृति में लिखा है कि मूर्ख ब्राह्मण और उसकी पूजा करने वाला जजमान दोनों, अगर ब्राह्मण पूजा कराता है, आप मूर्ख ब्राह्मण का जो पूजा करता है काठ के हांडी के समान भस्माभूत हो जाएगा। अच्छा। इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। तो उन्होंने मूर्ख ब्राह्मण की पूजा को बिल्कुल नहीं कहा कि नहीं करना चाहिए मूर्ख ब्राह्मण की पूजा। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जानता है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें विवेक है, वही ब्राह्मण है। तो ये हुआ बात इसमें। अब देखिए महाभारत काल जब आता है तो महाभारत काल में हिंदू, हमने कहा कि हिंदू शब्द का व्यापकता बढ़ी और उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण के रूप में सामने आया। 4 ही वर्ण आया, 5वां वर्ण नहीं है, 4 वर्ण है। तो अब इसमें है
कि अलग अलग वर्ण के लोग, कोई अपने को क्षत्रिय कहता है, कोई अपने को ब्राह्मण कहता है, कुछ और कहता है, लेकिन हमको इसको तर्क के कसौटी पर कसना पड़ेगा कि ब्राह्मण अगर कोई कहता है तो कैसे ब्राह्मण है, और क्षत्रिय अगर कोई कहता है तो कैसे क्षत्रिय है। तो ये तर्क के कसना पड़ेगा। खास करके हम देखते हैं कि हस्तिनापुर में पांडव लोगों का राज है, और पांडव लोग जो थे वे उनके भाई क्या नाम है, पांडव और कौरव। तो कौरव और पांडव का राज है, और उसमें राजा होने के लिए, राजाधिराज होने के लिए व्यापक युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध हुआ जिसमें मानव जाति का ही विनाश हो गया। एक दर्शन है, ये दर्शन है क्षत्रियों का, ये दर्शन है क्षत्रियों का कि अपनों तो अपना बैर तो बैर, दूसरा तो दूसरा हुआ, अपनों से भी युद्ध करने में उनको कोई परहेज नहीं हुआ, और पूरे मानव जाति का विनाश हो गया। तो इसमें अब हम इस पार्ट में आते हैं, महाभारत के पार्ट में, और फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं कि आपको हमने परशुराम जी के बारे में बताया, और परशुराम जी का व्यक्तित्व के बारे में बताया, जमदग्नि ऋषि के सिर्फ और मलेश्वर के बारे में बताया। अब उस पार्ट को आगे बढ़ाते हुए अब हम कहते हैं कि हस्तिनापुर में जो क्षत्रिय लोगों का राजा था, उसकी संस्कृति थी मार काट युद्ध, है नहीं। और एक बात और कि भगवान कृष्ण जो थे वो पांडवों के पक्षपाती थे, और भागवत पुराण जो लिखा गया है वो खास करके भगवान कृष्ण को महिमा मंडित करने के लिए लिखा गया है। लेकिन उसमें ऐसी कई राजाओं की चर्चा है जिसको आप निर्क्षीर विवेक के हिसाब से देखेंगे तो राजा का व्यक्तित्व चमकता हुआ, उभरता हुआ दिखाई पड़ेगा। उन्हीं राजाओं में एक हैं जरासंध, मगध साम्राज्य जरासंध। हमने इस पर किताब लिखी थी, तो किताब लिखने के बाद में जो हम महामंडलेश्वर विद्यानंद गिरि जी महाराज जो कैलाश मानसरोवर के महामंडलेश्वर थे, उनसे लोकार्पण करने के लिए, आग्रह करने के लिए राजगीर हम गए थे। तो राजगीर में कई वहाँ राजगीर के आसपास के बैठने वाले बाभन लोग थे वहाँ मौजूद, खास करके एक बस के बड़े मालिक थे वहाँ मौजूद, और लोग भी मौजूद थे। किताब में जो उन्होंने उल्टा तो देखा कि रत्नाकर जी लिख रहे हैं कि जरासंध ब्रह्मर्षि है नहीं, तो इस किताब को लोकार्पण आप कैसे कीजिएगा, वो तो ब्रह्मर्षि है नहीं। तो हमको विद्यानंद गिरि जी महाराज ने कहा कि आपने कहाँ से लिखा है। तो हमने कहा कि हमने कई पुराण पढ़े हैं, लेकिन सबसे अधिक जो भागवत पुराण सब जगह सुलभ है। हम मार्कंडेय पुराण में भी पढ़े हैं, वायु पुराण में भी पढ़े हैं, और जगह भी पढ़े हैं, लेकिन चूँकि हर जगह भागवत पुराण सुलभ है तो भगवत पुराण लोगों ने मंगाया, और मंगाने के बाद में महाराज जी ने भगवत पुराण खोला, और खोलने के बाद जो अंश हम में लिखे थे उस अंश को खोला, उसके बाद पढ़ के उन लोगों को सुनाया उन्होंने। उसके बाद महाराज जी ने कहा कि आप बस चलाइए, है ना, बस के बड़े मालिक हैं, बस चलाइए। रत्नाकर जी ने लिखा है वो बहुत कुछ सच है, बहुत कुछ सच है, आप नहीं जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कहिए कि लिखा गलत है। कैसे गलत आप कह सकते हैं, बोलिए आप। सब लोग चुप हो गए। महाराज जी ने हमारी पुस्तक का लोकार्पण भी किया। खैर, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जरासंध जो है ब्रह्मर्षि है। और आप देखिए दिनकर जी ने कविता में लिखा है, हम कविता का अंश तो हमको याद नहीं है, लेकिन उसमें लिखा है कि हमारे शरीर को, हमारी बनावट को, हमारे रहन सहन को, हमारे खान पान को देखो, और देखने के बाद समझ जाओ कि हम क्या हैं। इसमें इतिहास भूगोल की बात नहीं है। हमको देखो, हमारे स्वरूप को देखो, हमारे काम को देखो, हमारे जीवन पद्धति को देखो, और देखने के बाद तुम समझ जाओगे कि हम क्या हैं। उन्होंने लिखा है। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि जरासंध ब्रह्मर्षि था, ये कैसे आप कह रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा तर्क की बात है। अब तो हम इसको 4-5 तर्क आपके सामने रखते हैं,
और वह तर्क है कि जब पांडव, भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण राजगीर पधारे तो उस समय वैदिक रीति से जरासंध उपवास में थे। प्रजा के सुख के लिए वैदिक रीति से उपवास में थे। वो जान गए थे कि ये क्षत्रिय है, लेकिन हमारे डर के मारे ये अपने को ब्राह्मण कहता है नहीं। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप बोलिए क्या आप चाहते हैं? अगर आप चाहें जो दुस्त्याज्य शरीर हमारा है, अगर मांगें तो मैं अपना शरीर भी आपको दान में दे दूँगा। ये वचन जो है जरासंध का, तो ये लोग हकबक हो गए। तो लेकिन उन्होंने जरासंध ने इन्होंने कहा। तो फिर कृष्ण ने कहा कि हम इसलिए आए हैं कि आप जो समझते हैं कि आपके जैसा क्षत्रिय कोई शूरवीर धरती पर नहीं है, ये आपका भ्रम है। और इसीलिए हम युद्ध करने के लिए आपसे आए हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हम क्षत्रिय जाति का विस्तार चाहते हैं और आपके रहते हुए क्षत्रिय जाति का विस्तार संभव नहीं है, इसलिए आपसे युद्ध करने के लिए हम आए हैं। भगवान कृष्ण के इस कथन से क्या स्पष्ट होता है? जरासंध अगर क्षत्रिय होते तो भगवान कृष्ण को यह कहने की जरूरत क्या थी? इसके बाद जरासंध ने भी वही काम किया जो परशुराम ने किया। उन्होंने 20,800 क्षत्रिय नरेश को जो राजगीर का जो पर्वत का घेरा है, उस घेरे में बंदी बना दिया था। कितना? 20,000? 20,800 अच्छा। राजाओं को। भगवान परशुराम ने 2100 क्षत्रिय को मार दिया था। और ये फिर जरासंध ने 20,800 मतलब ये भी 2100 क्षत्रियों को बंदी बना दिया था। ये दोनों बात टैली करता है। जो परशुराम का कर्म था वही कर्म जरासंध का था, दूसरा कोई कर्म नहीं था। तीसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं कि भगवान इंद्र जो थे उनके पास एक सौदर्जवान रथ था। अच्छा। एक ऐसा रथ जिसमें भगवान इंद्र ने उस पर सवार होकर के राक्षसों का वध किया था। बहुत उस जमाने का उस सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी वह रथ। तो वह रथ था, तो वह रथ के बारे में भागवत पुराण में और वायु पुराण में लिखा हुआ है कि वह रथ भगवान इंद्र ने राजा वसु को दिया और वसु राजा ने अपने पुत्र बृहदर्थ को दिया और बृहदर्थ ने अपने पुत्र जरासंध को दिया। यह भी साबित करता है, पुत्र 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 साबित करता है। इसलिए ब्रह्मर्षि जो राजा थे जरासंध, प्रजापालक राजा थे जरासंध। और इसीलिए आप देखे होंगे कि मगध का क्षेत्र तो पहले बहुत बड़ा था, लेकिन बाद में सुल्तानगंज से लेकर के भरतपुर तक इसका क्षेत्र रहा। और इसी पूरे क्षेत्र में ब्रह्मर्षि लोगों का आज भी किसी न किसी रूप से निवास है। आज भी किसी न किसी रूप से निवास है। पहले मगध में ब्रात्य जाति के लोग खेती करते थे, वे कृष्ण के समर्थक थे। लेकिन जरासंध ने उस ब्रात जाति को भगा करके ब्राह्मण को बुलाया। अब उस समय जब बृहदर्थ की मृत्यु हो गई और उन्होंने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया कि आप आएँ हमारे पिता के श्राद्ध में भाग लें, तो जो पुरोहित ब्राह्मण थे वो उसके भोज में नहीं गए। लेकिन जो ब्राह्मण जो दूसरे ब्राह्मण थे, माने जो अयाचक ब्राह्मण थे, वो उसके भोज में गए। और भोज में गए तो उसी समय से एक कहावत प्रचलित है, जात में कि भात में। अच्छा। माने भात का भोज जो हुआ जरासंध के राज्य में, तो जिसमें जितने ब्राह्मण लोग जो थे वह उनकी जात के हो गए। अच्छा। उनके जरासंध के जात के हो गए। तो इसलिए जात और भात का रिश्ता जरासंध के समय में जुड़ा, जो आज तक जुड़ा हुआ है। आज तक जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी बात ऐसी है जो वैदिक काल में भी था, वो आज भी है।
जैसे मुर्दा जलाने की जो बात होती है, तो मुर्दा जलाने का काम वैदिक काल में होता था, आज भी हो रहा है। वो उसमें अंतर नहीं, बहुत सारा काम में है। तो इसलिए जाति का रिश्ता भात से जोड़ने वाले जरासंध थे, और जरासंध पूर्ण रूप से ब्रह्मर्षि थे, बावन थे। अब फिर हम आते हैं कि अभी नाम के बारे में है, तो नाम क्या है? मगध के जो बावन लोग हैं वो कभी अपने को भूमिहार कहते ही नहीं। आज भी उन किसी लड़के से पूछे कौन जात का है, प्राक सा बोल देगा बावन, है नहीं। लेकिन बावन ही सही है, ब्रह्मर्षि ही सही है, भूमिहार सही नहीं है। क्यों भूमिहार सही नहीं है? आज से 120 वर्ष पहले काशी नरेश जो भूमिहार थे, बावन थे, तो उन्होंने बिहार के, जिसमें चकाई स्टेट के लोग और स्टेट के लोग जो भूमिहार थे उसमें गए थे, और उन लोगों ने, चूँकि उस समय ब्राह्मण जो काशी के थे वो माने बावन को मानने को तैयार नहीं थे ब्राह्मण। तो ये दोनों द्वंद्व हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि तो हम कौन ब्राह्मण हैं? तो काशी जमींदार लोग कुछ थे, वो भूमिपति लोग थे, उन्होंने कहा भैया भूमिहार ब्राह्मण हम हैं। लेकिन भूमिहार ब्राह्मण कोई नाम नहीं है, नाम बावन है, नाम ब्रह्मर्षि है, और इसी रूप में जाना चाहिए। लेकिन ब्रह्मर्षि और बावन का सर तालमेल नहीं बैठता है। हाँ, तालमेल इसलिए नहीं बैठता है कि जैसे बावन शब्द जो आप देखते हैं, ये बावन शब्द संस्कृत का शब्द है। अच्छा। जिसका मतलब ब्राह्मण होता है। आप ब्रह्मर्षि का मतलब समझते हैं, जो ऋषियों के संतान हैं वो ब्रह्मर्षि है। तो हम लोग तो ऋषि का संतान है ही हैं। जब जमदग्नि ऋषि का संतान हैं तो हम, और जमदग्नि ऋषि का जो है, आप रजौली में जाकर देखिए, जग्गा बाबा के नाम से एक पर्वत है। अच्छा। वही जगदम्नि ऋषि के नाम पर है। हमारे गांव में जदुराम ठाकुर का एक है पिंडी, उसमें हमारे बाबा जमदग्नि ऋषि के चटिया थे। तो व्यापक प्रभाव था जमदग्नि का, छोटा बड़ा प्रभाव नहीं था, व्यापक प्रभाव था। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि ब्रह्मर्षियों का इतिहास बहुत ही उत्तम है। और आजकल जो बहुत जगह लोग बोल रहे हैं कि कहाँ से उत्पत्ति हुई, कहाँ क्या हुआ, तो उनको इस आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, उत्पत्ति का तो सीधा हिसाब है, और सीधा हिसाब यही है कि हम लोग भृगु वंश के महामुनि तपस्वी जमदग्नि ऋषि के संतान हैं, और परशुराम जी हम लोगों के मेन ज्ञान और विज्ञान देने वाले व्यक्तित्व हैं, और हम उन्हीं के चिन्हों पर चल करके आगे बढ़ सकते हैं। सोचने की कोई बात नहीं है, इतना अच्छा गोल्डन इतिहास किसी का नहीं है। इसलिए ब्रह्मर्षि के जो लोग हैं, कहाँ से आए, क्या आए, हम समझते हैं कि आप हमारी तर्क से बहुत कुछ सहमत होंगे। अगर सहमत नहीं होंगे तो हमसे पूछेंगे, तो हम और भी बात बताएंगे। तो अगर कुछ पूछना है तो फिर पूछिए हमसे। नहीं, जैसे 2-3 सवाल इसमें सर आपका बात से आया है। जैसे एक तो पहले ब्राह्मण और ब्रह्मर्षि, बावन, ये दो कैटेगरी कैसे हो गया आपके बीच में? कैसे बट गया? आचक और आचक। अच्छा। आचक किस कालखंड से? ये उत्तर वैदिक काल से। अच्छा। हाँ, उत्तर वैदिक काल से बटा, लेकिन उतना कठिन नहीं था, लेकिन महाभारत काल में आके कठिन हो गया। अच्छा। महाभारत काल में, हाँ, इसमें आप देखिएगा कि भगवान बुद्ध के समय में कई बौद्धिस्ट पुस्तक है। उस पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो बावन लोग थे वो खेती करते थे, और खेती करते थे इसलिए उनका जो संस्कारगत जो एक पेशा था, माने यज्ञ कराना, होम कराना, पुरोहिती कराना, उससे वे अलग हो गए थे। और खेती जो करते थे, ये भगवान बुद्ध के कार्यकाल के बारे में कर रहे हैं, जिसमें बौद्धिस्ट विद्वानों ने लिखा है कि जो ये लोग बावन लोग होते थे, 500 हल रख करके खेती करवाते थे। माने एक ऐसे ब्रह्मर्षि बावन लोग थे जो 500 हल रह करके खेती करवाते थे। ये बौद्ध जातक कथा और कथाओं में भी लिखा हुआ है। एक वंश और इसमें हम जोड़ देना चाहते हैं। ईसा से 100 वर्ष पहले एक शुंग वंश हुआ था, और शुंग वंश जो राजा थे उसमें पुष्वामित्र का नाम सबसे आगे है।
पुष्यमित्र। हाँ, पुष्यमित्र का नाम सबसे आगे है। पुष्यमित्र ने क्या किया था, बृहद्रथ नाम का एक राजा था जो बहुत विलासी था और भोग विलास में रहता था, राजपाट का काम ठीक से देखता नहीं था। उससे नाराज होकर के सैनिक की सलामी के समय ही पुष्यमित्र शुंग ने उसको समाप्त कर दिया और राजा वो बन गया। और राजा बनने के बाद में फिर एक बार जो जो आचक ब्राह्मण हैं उनका अधिपत्य माने हो गया। इसमें तारानाथ एक हैं तिब्बती इतिहासकार, तो उन्होंने लिखा है पुष्यमित्र शुंग निश्चित रूप से बाभन थे, ब्राह्मण थे, इसमें कोई मतभेद नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इतिहास का क्रम को आप जोड़िएगा तो बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मैंने जिन्होंने इतिहास में काम किया है। और इसलिए ब्रह्मर्षि जो आज हैं, अब थोड़ा सा एक कुछ ऐसी बात कहना चाहते हैं जो बात थोड़ा हल्के में लोग समझ सकते हैं। अब देखिए, केरल में नबुद्री जो ब्राह्मण हैं वो आचक ब्राह्मण हैं, वो भी बाभन हैं। अच्छा। आप जानिए कि केरल के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो हुए पीतनथानु पिल्लई तो सोशलिस्ट पार्टी से हुए थे, कम्युनिस्ट पार्टी से हुए थे। EMS नबुद्रीपाद वो बाभन थे, ब्रह्मर्षि थे, नबुद्री ब्राह्मण थे। अच्छा। संत विनोबा भावे महाराष्ट्र के रहने वाले थे, वे भी बाभन थे। और इसके बाद मधुलिमय जो सबसे बड़े सांसद माने जाते हैं और पॉलिटिक्स आफ्टर फ्रीडम पुस्तक के रचयिता हैं, गोवा के मुक्ति संघर्ष के नायक रहे हैं, वो भी आचक ब्राह्मण हैं। मतलब आचक ब्राह्मणों का एक लंबा फहरिस्त है, लेकिन ये मिल्क मैन की तरह एकजुट नहीं है। जैसे मिल्क मैन जो शब्द है उससे एक जाति पूरे देश में जुड़ जाती है, लेकिन ये जो हम लोग का आचक ब्राह्मण वर्ग जो है उस रूप में नहीं है। इसके हैं आचक ब्राह्मण, लेकिन वो अपने को इस ढंग से जोड़ते नहीं, सब अलग अलग क्षेत्रों में हैं। लेकिन इतिहास में इस बात का है कि मधुलिमय ब्रह्मर्षि थे, इसके बाद संत विनोबा भावे ब्रह्मर्षि थे, A.K. गोपालन ब्रह्मर्षि थे और सभी परशुराम के रास्ते पर चलने वाले थे। सर, सवाल जैसे ये उठता है कि ब्राह्मण और भूमिहार, देखिएगा कि आज के दिनों में ये भी कंट्रोवर्सी रहता है। जैसे एक बार बताया ना कि काशी का राजा एक बार इस तरह से सवाल उठाया था। हाँ हाँ। तो एक कंट्रोवर्सी को अगर मान ले कि अगर और इसको स्पष्ट रूप से अगर समझना चाहे तो लोग कैसे समझेगा? जैसे भूमिहार ब्राह्मण लिखता है, हाँ, लेकिन ब्राह्मण को भूमिहार लिखने पे आपत्ति होती है। हाँ, तो इसको कैसे कहिएगा? नहीं, इसका कहने का मतलब यह है कि ये हम लोगों को तो अब चाहिए कि ये भूमिहार ब्राह्मण सभी हटा देना चाहिए। अच्छा। बस बाभन बोलिए, ब्रह्मर्षि बोलिए, बात खत्म। अच्छा। हाँ, अब उसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है कि हम भूमि जोतने वाले ब्राह्मण हैं और क्या जोतने वाले ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण भी जो है वो परशुराम के अवतार हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये आचक ब्राह्मण समुदाय जो है वह भगवान परशुराम को ही अपना, आपको बताया ना कि वशिष्ठ जो हैं पुरोहित ब्राह्मण वर्ग के नेता हैं। जो वशिष्ठ के हुए जो ब्राह्मण मानते हैं। हाँ, वो जो ब्राह्मण हैं जो मानते हैं वो वशिष्ठ के को नेता मानते हैं, वशिष्ठ कुल के हैं वे लोग। अच्छा। लेकिन हम लोग जो हैं, जो बावन लोग जो हैं, वो परशुराम जमदग्नि कुल के, परशुराम की शादी नहीं हुई परशुराम के, इसलिए जमदग्नि कुल के हम लोग मानते हैं। और हम लोग रियल में भृगुवंशी हैं, भृगुवंशी हैं। जब भूमिहार की उत्पत्ति को लेकर के भी कई आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है। तो उत्पत्ति के बारे में तो हम बता ही रहे हैं कि भूमिहार की उत्पत्ति जो हुआ है वो जमदग्नि से शुरू होता है। अरे जाति व्यवस्था तो पहले तो आर्य और अनार्य में था। हाँ। फिर हिंदू में हुआ, तब ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में विभाजित हुआ। आदि काल में तो कोई किसी जाति का था नहीं। जैसे जैसे ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि मैं खेती करता हूँ, मेरी पत्नी, मैं वैद्य हूँ, मेरी पत्नी आटा पीसती है, मेरे परिवार के और लोग काम करते हैं, लेकिन हम सभी परिवार संचालन में भागीदार हैं। मतलब यह है कि काम अलग अलग है लेकिन हम सब इस रूप में एक हैं। इसलिए ब्रह्मर्षि जो है उसमें तो ये है कि काम अलग अलग लोगों के हैं लेकिन वो ब्रह्मर्षि ही माने जाते हैं। और परशुराम जी और जमदग्नि ऋषि के ही हम लोग
वंशज हैं। क्योंकि कोई कह दे कि आर्य और अनार्य के पहले भी कोई जाति थी, अब ना कोई इतिहास का नया स्रोत होगा। वो स्रोत तो सीधे है कि वशिष्ठ जी के कुल के ब्राह्मण जो है वो लोग हुए जो पूजा पाठ करते हैं, जो आचना करते हैं, और जो आचना नहीं करते हैं वो समझिए कि ये परशुराम वंशी ब्राह्मण है। अच्छा, आर्य और अनार्य का भी कोई क्षेत्र था क्या? हाँ, बिल्कुल क्षेत्र था। आर्यावर्त से मतलब क्या होता है? आर्यावर्त से मतलब होता है जहाँ आर्य निवास करते हैं। हाँ, तो आर्य जाति जो थी वह व्यवस्था पसंद जाति थी। अच्छा। और आर्य जाति पर्ण कुटीर बना करके गांव में बसती थी। अच्छा। उनका मेन जीविका का साधन खेती था। लेकिन अनार्य जाति के जो लोग थे वो वनवासी थे, वो वनों में रहते थे, वो क्रियाहीन थे और वे खेती नहीं करना चाहते थे। वन में जो चीज़ उनको मिल गई वह भोजन करते थे, मांसाहारी थे और इस ढंग से फल फूल खाकर जीवन व्यतीत करते थे। गुफाओं में रहते थे, घर बनाने का परिकल्पना भी उनके मन में नहीं था। लेकिन आर्यों ने तो ग्राम बसाए, शहर बसाए, नगर बसाए, व्यवस्था दी, खेती की। तो आर्यों का अलग जीवन था। आर्य लोग बहुत बहादुर थे और बहुत उनकी दृष्टि दूर की थी, इसलिए उनका काफ़ी विस्तार हुआ। तो आर्य को लेकर के एक सवाल आता है कि बाहर से आए, ये सब तो विदेशी विद्वान लोगों का बात है। अच्छा, दोनों देखिए, इसमें इसको और विवेचन में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हिमालय की तराई का जो हिस्सा है यह आर्यों का पुराना निवास स्थान है। मैं तो इसके बारे में ये कन्फर्म होकर नहीं कर सकता, लेकिन एक बौद्धिस्ट साहित्य के एक महान विद्वान हैं, उन्होंने लिखा है कि पहला आर्य गांव जो है राजगीर के आसपास में बसा था। अच्छा। हम तो कहेंगे तो हमको लोग कहेंगे कि मगध पर बहुत लिखते हैं, मगध पर बहुत बोलते हैं, इसलिए ये बोल रहे हैं। लेकिन हमने नहीं लिखा है, ये जो है बौद्धिस्ट विद्वान ने लिखा है कि पहला आर्य बस्ती जो है यहाँ आकर के बसा है। और ये भी बात मान लीजिए, मगध में आर्यों का निवास बहुत पुराना है। आर्य कहीं से नहीं आए, आर्य यहाँ के मूल निवासी हैं, बाहर से आर्य नहीं आए हैं। एक और सवाल सर, कि अब चंद्रवंशी जो जाति है जो अभी मौजूदा व्यवस्था में, तो वो मानता है कि हमारे जो मैंने जो क्या कुल वंश के जो हैं हम इनके जरासंध के वंश के हैं, तो ये कहाँ से कंट्राडिक्टरी है? देखिए, ये तो एक अंग्रेज विद्वान था। अंग्रेज विद्वान ने एक कहानी लिखा कि जरासंध का एक बहुत बड़ा बगीचा था और बगीचा सुखाड़ पड़ने के कारण वो बगीचा का आम का पेड़ जलने लगा था। तो जरासंध ने कहा कि जो इस बाग को हरा कर देगा हम अपनी बेटी की शादी उसी से करेंगे। तो उसी समय पाने कोई उस जाति के थे तो उन्होंने बाग का हरा कर दिया। जरासंध किसी यहाँ तो सवाल ही उठता है कि जब जरासंध क्षत्रिय है ही नहीं थे तो और दूसरी जाति का कैसे हो सकते हैं? वो तो ब्रह्मर्षि थे, तो वो दूसरी जाति का सवाल कहाँ पैदा होता है? हाँ, राजा थे तो राजा तो कोई भी मानता है, जैसे हम ब्राह्मण हैं लेकिन हम राम को मानते हैं ना, हम ब्राह्मण हैं तो हम कृष्ण को मानते हैं ना। तो उसी ढंग से जरासंध को भी मानने वाले लोग हैं, उसमें हर्ष की कोई बात नहीं है। लेकिन पूर्ण रूप से जरासंध ब्रह्मर्षि हैं और ब्रह्मर्षि का जो स्वरूप दिनकर जी ने कहा है वो जरासंध में था। वह पूर्ण वैदिक पूरे हिसाब से समाज को चलाने वाले, और आप जान लीजिए दुनिया का पहला सम्राट जरासंध ही हुए थे। पहला दुनिया में कोई सम्राट शब्द का उत्पत्ति हुई है तो जरासंध के कारण ही उत्पत्ति हुई थी। और जरासंध बारे में बताया है कि उन्होंने भात से जात का रिश्ता जोड़ा था और दूसरे जात ब्राह्मण उसमें नहीं भाग लिए थे लेकिन उन्होंने भाग लिया था। इसलिए ये कोई तर्क हमको बता दे। हमने तो ये बात कई दैनिक अखबारों में भी छापा था और कई जगह लिखा है, लेकिन एक आदमी भी हमको नहीं कह सका कि आप जो लॉजिक दे रहे हैं वो गलत है। क्योंकि लॉजिक कैसे गलत है? जो परशुराम ने किया वो जरासंध ने किया, जैसे परशुराम थे वैसे जरासंध थे। तो फिर आप बसु के बारे में जो हम बात बताते हैं, सवाल सर उठेगा ना कि जैसे परशुराम जी का तो कोई वंश चला नहीं। तो बसु थे ना, बसु। तो आपको हम पहले बताया कि जमदग्नि के 5 पुत्रों में बसु सबसे बड़े थे।
अच्छा। और बसु वंशगर राजा हुए, इतिहास में लिखा हुआ है कि बसु वंशगर राजा हुए, और बसु का वंश जरासंध से लेकर रिपुंजय तक 1000 वर्ष तक शासन किया, और 40 राजा उस वंश में हुए हैं। तो इसलिए ये तो ऐतिहासिक फैक्ट है, इसमें क्या बात है। तो बरमर्सी और ब्राह्मण, मैंने बाभन और ब्राह्मण जो है, इसको बरमर्सी कहने में तो कोई हर्ज नहीं। जैसे ब्राह्मण भी तो परशुराम को सर मानते ही हैं ना? नहीं, बहुत कम मानते हैं। आज के दिनों में देखते हैं नहीं, बहुत कम मानते हैं। ये विशेष जो लोग मानते हैं वो मानते होंगे उनके और कामों के कारण, लेकिन शास्त्र वाला जो, हाँ, तो आप तो यही है, तो आप वशिष्ठ जी तो उनके पुत्र को भी मार दिया, तो शस्त्र नहीं उठा सकते थे शस्त्र। कारण कि हमारे बेटा को कोई मारेगा तो हम नहीं उठा सकते हैं, लेकिन परशुराम जी ने तो पिता को मारा, तो उसके बदला किस ढंग से ले लिया। तो इसलिए बदला लेने की भावना आज भी बाभन में है। कहते हैं ना कि बाभन जो होता है 12 साल तक गुरु रखता है। समझ नहीं, अगर कुछ उसके साथ होता है तो 12 साल तक वो बदला लेता है। तो ये तो बाभन की प्रवृत्ति है। तो इसलिए ये बात है। और हम तो क्रमबद्ध ढंग से शुंग राजा के बारे में, जरासंध के बारे में, परशुराम के बारे में आपको बताया। और इसमें हम मानते हैं कोई बड़े विद्वान हैं, कोई बड़े जानकार हैं, तो हमसे कोई बात कहेंगे तो हम उनका उत्तर भी देंगे। तो कुल मिला के जो अभी हम लोग समझने का कोशिश कर रहे थे, बरमर्सी कुल का स्थान क्या है, कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे सिलसिला रहा, खास करके मगध के बारे में सर ने सवाल उठाया कि जो मगध के चंद्रवंशी समाज के लोग मानते हैं कि जरासंध उनके नायक रहे हैं, लेकिन इनका कहना है, सर का कहना है कि चूँकि वो बरमर्सी कुल के थे, तो अगर इन पर किसी को कोई अपनी राय देनी है तो उनका भी स्वागत है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और कई मुद्दे पे जो सर का जो इन्होंने ऐतिहासिक बात रखी, अगर कहीं पे किन्हीं को करेक्शन करना है, कुछ कहना चाहें तो उनका स्वागत है। तो कुल मिला के हम समझने की कोशिश कर रहे थे, चूँकि यह बात बराबर उठता है। तो चूँकि सर का मगध में बहुत बड़ा काम किया हुआ है, कई पुस्तकें लिखे हैं, संस्कृति संग्रह करके, संस्कृति पे, मगध की संस्कृति पे इनका गहरा अध्ययन है। तो इन सब मिला के हमने समझने का कोशिश किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद।